सभी बच्चों को नमस्ते। देखिए, आप लोग साइंस पता है कि अच्छा 10 की स्टार्ट हो चुकी है। आपको मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया चार्ज यानी धारा और परिपथ। आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आगे की वीडियो समझ में आए। आपको मैं एक बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आज पढ़ाऊंगा विभव और विभवांतर। फिर इसके आगे के टॉपिक चलेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक एक पॉइंट एक एक चीज़ समझ में आएगी। बस मेरा सहयोग दीजिए आप और मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं पढ़ाने से पहले कि आप सोचने लगते हैं कोई शब्द पढ़ाया जाए तो बहुत सोचते हैं कि बहुत सारा डिफिकल्ट होगा, बहुत कठिन ये चीज़ है। तो इस चीज़ से आप निशा खातिर रहिए। जब तक इस कोचिंग सेंटर या इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं तब तक किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस थोड़ा से सहयोग दीजिए। चलिए आइए हम सीखते हैं वैद्युत विभव और विभवांतर। सबसे पहली चीज़ देखिए, खैर आप तो धारा और परिपथ के बारे में सीख चुके हैं। मैं आपको सिखाऊंगा आज वैद्युत विभव और विभवांतर। देखिए, वैद्युत विभव तथा विभवांतर यही का यही रटना है। रटना नहीं बट समझना भी है। इसको थोड़ा से बस सीखिए। रटने का काम नहीं करना है, सिर्फ सीखना है और समझना है और सोचना है, बस यही है। जैसे सबसे पहला शब्द एक मैं आपको पहले समझा दूं, वैद्युत क्षेत्र। एक एक पॉइंट लेके चलूंगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, वैद्युत क्षेत्र क्या है? देखिए, जिस स्थान पर वैद्युत का प्रभाव हो वह क्षेत्र या वह स्थान कहलाता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक गोला है। इस गोले के अंदर हमें वैद्युत का अनुभव हो रहा है या वैद्युत का प्रभाव पता चल रहा है कि यहाँ पर वैद्युत है या वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत का अनुभव हो रहा है, एहसास हो रहा है, तो वह क्षेत्र हमारा कहलाएगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र। जैसे मैं कहूँ ये हमारे पास एक कमरा है। इस कमरे में हम प्रवेश करते हैं तो हमारी शरीर क्या होती है, इधर उधर डुलना शुरू हो जाती है, हिलना शुरू हो जाती है, या अट्रैक्शन या रिपल यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगती है। तो इसका मतलब इस कमरे के अंदर वैद्युत क्षेत्र है। यानी साधारण से चीज समझेंगे एक लाइन में कि जहां पर वैद्युत का प्रभाव होता है वह क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों ई से। समझ में आई बात? इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम। अभी मैं मात्रक के बारे में और सारी चर्चा करूंगा। तो पहली चीज हमने आपको सिखाया कि जिस स्थान पर वैद्युत का एहसास या अनुभव किया जा सके वह क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। कंप्लीट इतनी चीज। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझ चुके हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक होता है बच्चों कूलम। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। इसका भी मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। तो जब या चार्ज का मतलब आवेश कह सकते हैं इसको, तो या तो हमारे पास धन आवेश या ऋण आवेश। तो जिसके पहले प्लस चिन्ह लिखा हो इसका मतलब धन आवेश, और जिसके पहले माइनस चिन्ह लगा हो इसका मतलब ऋण आवेश। इतनी चीज समझ में आ गई आपकी। अब आप एक चीज और समझेंगे, वैद्युत विभव समझना ध्यान से। बस अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। हमारे पास यहां पर एक क्षेत्र है बच्चों। ये क्या है? क्षेत्र। इस क्षेत्र का मतलब ये हुआ
कि इसके अंदर वाले भाग में, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर वाले भाग को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब इसके अंदर प्रश्न में वैद्युत का प्रभाव है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास यहां पर एक बिंदु ये है बच्चों ए और एक बिंदु हमारे पास बी। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया, ये बाहर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र नहीं है क्योंकि बाहर वैद्युत का प्रभाव नहीं है। ठीक है, इसके अंदर है वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु हमने लिया ए, दूसरा बिंदु क्या लिया? बी। ठीक, बी बिंदु पर एक हमारे पास धन आवेश है। क्या है? मैंने बताया ना, प्लस क्यों लिखा हो तो धन आवेश। अब मेरे साथ डिफिनीशन समझना, एक बार में याद होनी चाहिए। सब लोग ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक धन आवेश को, ध्यान से देखो, ये क्षेत्र कौन सा है? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या ले आने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, या इसे हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक, फिर से सुनो, वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन पहले क्या मैंने बताया? वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में या ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, अब ध्यान सुनो, वैद्युत विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक, तो फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q, यानी विभवों का अंतर, दो विभवों का अंतर, दो विभवांतरों, दो बिंदुओं का अंतर या दो बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। V हुआ हमारे पास विभवांतर, W क्या है? कार्य, तो कार्य बटे Q क्या है? आवेश। तो विभवांतर बराबर हो गया कार्य बटे आवेश, यानी V बराबर W बटे Q। इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए, वैद्युत विभवांतर का मात्रक हमने क्या बताया? एक वोल्ट बताया। दूसरा मात्रक कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होगा बच्चों? जूल बटे Q क्या है? आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। तो इसका तीसरा मात्रक आ गया जूल प्रति कूलम। कंप्लीट इतनी चीज। तो वैद्युत विभवांतर समझ गए, वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन समझ गए। वैद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। V बराबर W बटे Q, यानी W क्या है? कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। विभवांतर का एक दूसरा मात्रक हो गया बच्चों जूल प्रति कूलम। करेक्ट इतनी चीज। अब देखिए, अब आते हैं वैद्युत विभव पे। नोट करते चलिए साथ में, इसकी डिफिनेशन भी मैं लिखाता चल रहा हूं। अब देखिए, अब विद्युत विभव समझेंगे, समझना इसको। वैद्युत विभवांतर में थोड़ा सा विभव में अंतर है बस। ये हमारे पास एक क्षेत्र है, उसी तरीके बच्चों ये क्षेत्र कौन सा है? समझ चुके होंगे सब लोग, बताओ। वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है, क्या है? ए मान लीजिए। ठीक, एक बिंदु, जब विभवांतर पढ़े थे तो दूसरा बिंदु भी इसमें था। अब विभव पढ़ रहे हैं, विभव में एक बिंदु हमने ले लिया यहां पर क्या? B, इस पर क्या है? एक धन आवेश है। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए, ये बिंदु B है। ठीक, ध्यान समझना, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी हम मान लेते हैं इनफाइनाइट, यानी अनंत। ठीक, अब मेरे साथ डिफिनेशन याद करो, बिल्कुल आसान सा है, बस समझना है। एक धन आवेश, कितने धन आवेश है? एक है ना। एक धन आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से। एक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। कैसे पढ़ा हमने? एक धन आवेश को, किसको? एक धन आवेश है ना, यहां पर कौन सा आवेश है? धन आवेश। तो ध्यान समझना, एक धन आवेश को अनंत से, कहां पर रखा है? ये अनंत में, अनंत से
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक, यानी V बराबर W/Q। कंप्लीट। V क्या है? V है हमारे पास विभव बराबर W क्या है? कार्य बटे Q क्या है? आवेश। ठीक बच्चों, तो कार्य का मात्रक क्या हुआ? जूल बटे Q है आवेश। आवेश का मात्रक क्या हुआ? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हुआ? जूल प्रति कूलाम। कंप्लीट इतनी चीज, कोई डाउट इसमें? अब ध्यान से सुन लीजिए, एक बार रिवीजन किए दे रहा हूं दोनों डिफिनेशनों की। वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान समझना, वैद्युत क्षेत्र में एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभव पढ़ेंगे, एक धन आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यानी V बराबर W/Q। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब यहां पर ये समझेंगे कि V बराबर W/Q होता है। ठीक, तो अगर हम वैद्युत विभव में 1 जूल कार्य करें, 1 जूल कार्य करें तथा उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसमें 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा। यानी उसके सिरों में कितने वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा? 1 वोल्ट। तो ये पॉइंट याद रखना, स्टार पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि एक अगर वैद्युत किसी चालक में 1 जूल कार्य किया जाए तथा उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका और एक मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। जूल क्या है? कार्य का मात्रक है। ये कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। इतनी चीज कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा से ओम का नियम। कंप्लीट। अब ध्यान से देखो, ओम्स लॉ। ओम का नियम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, दोनों डिफिनेशनों को अपने समझ लीजिए। समझ लिया होगा तो अब नए मन की ओर आओ, नया मन लेकर आओ, क्योंकि जब तक नया मन नहीं होगा तब तक ओम का नियम समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल माइंड फ्रेश करो अपना। समझ फ्रेश हो गया? देखिए, नई ऊर्जा से पढ़ना अब इसको। ठीक है, नया ऊर्जा लाओ अपने अंदर और चलते हैं ओम का नियम पढ़ते हैं। ध्यान समझना बच्चों। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, घबराना नहीं है। ओम क्या है? ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। तो 1827 में जर्मन के, पहले कहानी सुन लो, 1827 में जर्मन के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम। एक चीज और मैं बता दूं, ओम का पूरा नाम होता है बच्चों जॉर्ज साइमन ओम। ये चीज अच्छे समझ लेना। तो 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में, ध्यान से समझना, किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया था। सबसे पहली चीज, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था कि किसी तार में प्रवाहित धारा आई तथा उसके सिरों पर विभवांतर V के संबंध का पता लगाया था। यह सबसे पहली चीज है। अब हम चलते हैं ओम के नियम को याद कैसे करेंगे। मेरे साथ याद करना, बिल्कुल आसान सा है। एक बार मैं पढ़ूंगा, दोबारा आप पढ़ते चलना। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, यदि किसी चालक की, इतना बिल्कुल पहले याद कर लो, याद करो, यदि किसी चालक की, क्योंकि मैंने डिफिनीशन याद कराने पहले टाइटल इसको लगवाता था, उसी तरह इसको लगा दो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था कोष्ठ में विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो
तो विभवांतर बच्चों सिरों पर लगेगा। धारा क्या होती, बहती है। तो याद रखना, फिर से समझिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा I तथा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V के समानुपाती होता है। ये ओम ने बताया था। ओम का नियम क्या है, अब पढ़िए मेरे साथ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप, इतना याद कर लो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप, याद हुआ, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो, ठीक, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। यह है ओम का नियम। तो अब जैसे आप भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे, V समानुपाती I, समझ में आई बात। यानी विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम आपको और बता दें, जब ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटेगा ये तो ये हो जाएगा इक्वल RI, ठीक। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू I इधर गुणे में इधर किस में आ जाएगा, भाग में। ये लो R बराबर V बटे I। ओम का नियम की पहले डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके नीचे इसको लिखेंगे। अब इसमें समझते हैं क्या है। V क्या है हमारे पास, V है विभवांतर, I क्या है हमारे पास, धारा, R क्या है, प्रतिरोध है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम होता है। देखिए, V विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, I धारा, इसका मात्रक एम्पियर, R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम। कंप्लीट इतनी चीज। इसके बाद अब थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे। देखिए, R है हमारे पास क्या, प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है बच्चों ओम। ओम का सूत्र है ये, ओम का एक चिन्ह है, इसे याद रखना, ठीक। तो ओम का नियम आज लर्न कर लो, जितना पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए। अभी ओम के नियम की बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी हैं, इसको मैं अगले वीडियो में दूंगा। और एक चीज सुनिए, सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जब हम पढ़ाएं तो उसको बिल्कुल गौर से पढ़ो। एक चीज और सुन लीजिए, सभी बच्चे लाइव से समझाएं। लाइव जब तक नहीं पढ़ोगे, जैसे मैं आज लाइव पढ़ाएं तो आप उसी वक्त अटेंड करो, क्योंकि लाइव पढ़ने में अलग ही कंसंट्रेट बना रहता है। और एक चीज़ है, ढिलाई मत करिए पढ़ाई पे, सबको बता दो, ताकि कभी कभी गुस्सा लग जाती है, क्योंकि आप लोग लाइव आते नहीं हो। बताइए, सारे जो है बच्चे न शेयर करते हो, हम लोग बताइए आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। तो आप भी मेहनत करो। जब मेहनत आप भी करोगे, हमसे देखो, हम अगर 100% मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप, मैं कहता हूँ 80% मेहनत करोगे, तब भी हमें उत्साह होगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब आप ऐसी मेहनत नहीं करोगे भाई, 1% भी रिजल्ट नहीं दोगे, तो बताइए कैसे रिस्पॉन्स आएगा फिर। तो आप देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में इतनी बड़ी दम है कि आप पता नहीं क्या कर सकते हो। तो बिल्कुल डिफिनेशन याद कर डालो, इसको याद करके मुझे बताओ कि नहीं समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर पढ़ाऊंगा। तो आप बिल्कुल जज्बात बनाए रखो, अच्छे से मेहनत करो। थैंक यू, खुश रहो। और जो वीडियो पड़े हैं पीछे के, उनको देख लीजिए। मैथ के भी है, साइंस के भी है, जो सब्जेक्ट अब धीरे धीरे मैं और आगे की चीजें पढ़ाता रहूंगा। तो ओम का नियम अगले वीडियो में और मिलेगा भी, इसका बहुत सारा ब्राड चीज पढ़ा हुआ है, इसके निगमन है, सारी चीज समझाना है। तो आप इसको समझो, समझने के बाद याद हो गया, हाँ सोचो, दिमाग में बैठा लो कि याद हुआ कि नहीं, हो गया तब आगे पढ़ो। कंप्लीट, खुश रहो, आराम से पढ़ो। थैंक यू।